नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गलता की पहाड़ी पर बना छोटा तालाब टूट गया है। पहाड़ी की तलहटी में बसी गणेश नगर बस्ती में पानी घुस गया। एसडीआरएफ के जवानों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। एनीकट के टूटने की सूचना पर मौके पर पहुंची थी टीम। तत्काल स्थानीय प्रशासन की मदद से जेसीबी मशीनें बुलाई गई। गणेश नगर बस्ती में तैनात की गई रेस्क्यू टीम। पानी के बहाव को नाले की तरफ मोड़ा गया। तत्काल पानी के बहाव को नाले की तरफ टर्न किया गया। इससे बस्ती के लोगों को सुरक्षित किया गया। एसडीआरएफ के कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया के निर्देश पर गणेश नगर बस्ती में रेस्क्यू टीम को तैनात कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आज राजधानी जयपुर की है। एक बार फिर से जमकर बादल बरसे और शुरुआती बरसात में ही पूरा शहर पानी से लबालब हो गया। शहर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टोंक रोड से लेकर सांगानेर, सी स्कीम, हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और इस पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि फौरन प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया। गलता की पहाड़ी के निचली बस्तियों के अंदर पानी तेजी से आने लगा और एसडीआरएफ की टीम मौके की नजाकत को समझकर वहां पर पहुंच गई ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। और जयपुर में भारी बरसात के कारण हालात बिगड़ते नजर आए। आज शाम करीब 4 घंटे तक भारी बरसात से सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर नदी की तरह पानी बहता हुआ नजर आया। कार, बाइक समेत अन्य वाहन तैरते दिखाई दिए। रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पानी में डूब गया। सचिवालय में घुटनों तक पानी भर गया। बजाज नगर, मालवीय नगर, महेश नगर, बास बदनपुरा, मोती डूंगरी रोड समेत जयपुर के कई इलाकों में बरसात से सड़कें लबालब हो गई। कई इलाकों में 3 फीट तक पानी भर गया। परकोटे में काले हनुमान जी मंदिर के बाहर तेज बरसात से स्कूटी बह गई और मंदिर में भी पानी भर गया। मंदिर प्रशासन ने पानी रोकने के लिए 3 लेयर के बैरिकेड्स लगाए, लेकिन पानी अंदर चला गया। शहर के अलग अलग इलाकों में तेज बरसात के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। 22 गोदाम पुलिया के पास करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जयपुर दिल्ली हाईवे पर भी पानी भर गया। इसके कारण जाम की स्थिति बन गई। परकोटा में तेज बरसात के कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। जल महल के सामने लो फ्लोर बस पानी में बंद हो गई। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कार पार्किंग में है, लेकिन कारें इस तेज पानी और पानी भरने की वजह से अपनी जगह से बहती हुई नजर आ रही हैं। 4 घंटे तक लगातार जयपुर में बरसात हुई। आज से 2 दिन पहले भी राजधानी जयपुर में इसी तरह की बरसात हुई थी, जिससे प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। इसके बाद में सीएम भजनलाल शर्मा ने कई इलाकों का दौरा भी किया। माना जा रहा था इस दौरे के बाद में हालात संभलेंगे, लेकिन आज हुई बरसात ने एक बार फिर से प्रशासन के दाव पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। और जयपुर से एक और बड़ी खबर, जयपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। 15 अगस्त को लेकर ये आदेश जारी किए गए। प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को नहीं बुलाने के निर्देश है। स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस यथावत मनाया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्देश जयपुर कलेक्टर ने जारी किया है। इन आदेशों के तहत जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें स्कूलों में ना बुलाया जाए। आज के बरसात के हालात को देखते हुए इसके बाद में 15 अगस्त से जुड़े जितने भी कार्यक्रम हैं वो यथावत जारी रहेंगे, लेकिन वो बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं उन्हें स्कूल में जाने से कलेक्टर के निर्देशानुसार रोका गया। राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। लंबा जाम आप देख सकते हैं। सी स्कीम की तरफ 22 गोदाम पुलिया और दूसरी तरफ ये पानी भरा हुआ, वाहनों की लंबी कतारें लग गई और 4 घंटे तक लगातार बरसी बरसात ने पूरे शहर में नगर निगम के दावों की पोल एक बार फिर से खोलकर रख दी है। आज से 2 दिन पहले जब ये बरसात हुई थी उसके बाद सीएम तक को सड़क पर उतरना पड़ा। जयपुर के कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जाम की तस्वीरें
इस बरसात के बाद, और माना जा रहा था कि सीएम के दौरे के बाद में प्रशासन सख्ते में आएगा, काफी कुछ बदला जाएगा ताकि अगली बरसात के समय जयपुर संभल सके। लेकिन आज हुई बरसात ने बता दिया कि हालात जस के तस हैं, कुछ भी नहीं बदला, बारिश के बाद वही जाम। आज शाम को लगभग 5:30 बजे से काफ़ी हेवी रेंज हुई। 1 घंटे में ही जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सिटी में जो हमारा रेनफॉल कलेक्टेड है उसमें 1 घंटे में अराउंड 100 mm से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। और मैंने स्वयं और सभी अधिकारियों ने पूरा 2-2.5 घंटे तक पूरे शहर का दौरा किया। 71वां स्वतंत्रता दिवस कल है। पीएम मोदी 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। सुबह 7:30 बजे लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे पीएम। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। पीएम के संबोधन में नई घोषणाओं पर देश की नजर रहेगी। तो कल देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। सुबह 7:26 पर प्रधानमंत्री लाल किले पर पहुंच जाएंगे और ठीक 7:30 बजे वो राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे। तो पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम कल के लिए सुबह 7:15 बजे या 7:17 पर प्रधानमंत्री का लाल किले पर पहुंचने का कार्यक्रम है। सुबह 7:19 पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुबह 7:26 पर वो लाल किले की प्राचीर पर पहुंचेंगे और सुबह 7:30 बजे पीएम राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे। सुबह 7:33 पर प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। सुबह 8:30 बजे राष्ट्रगान के बाद गुब्बारे छोड़े जाएंगे। सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से प्रस्थान करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। और इधर राजधानी जयपुर में सीएम भजनलाल तिरंगा फहराएंगे। बड़ी चौपड़ पर पहली बार ध्वजारोहण करेंगे सीएम भजनलाल। सुबह 7:50 पर ध्वजारोहण करेंगे। बड़ी चौपड़ पर कल भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री पहली बार 7:50 पे ध्वजारोहण करने पहुंचेंगे। भीलवाड़ा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। शॉर्ट सर्किट खंभे से आग लगी। बिजली विभाग की टीम ने फॉल्ट को ठीक कर दिया है। करीब 45 मिनट तक इलाके की बिजली बंद की गई। भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र की यह घटना है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ। बड़ा हादसा हो सकता था। इसकी वजह से बिजली भी काफी देर तक गुल रही। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिजली विभाग ने इस फॉल्ट को ठीक कर दिया है। उदयपुर के रहने वाले रिकॉर्डमैन स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सक्का ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हवा से भी हल्का अशोक चक्र और तिरंगा बनाया है। तराजू पर इसका वजन नहीं आ रहा है। वहीं इसका साइज भी दुनिया में सबसे छोटा होने का दावा किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। से अधिक विश्व रिकॉर्ड बना चुके इकबाल सक्का ने दुनिया का सबसे छोटा तिरंगा और अशोक चक्र बनाने का दावा किया है। महज 1 मिलीमीटर साइज का तिरंगा और 3 मिलीमीटर साइज का अशोक चक्र बनाया है, जिसे बिना लेंस के देखना नामुमकिन है। इकबाल सक्का का दावा है कि हरियाणा में देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र लगा हुआ है। उसी को देखकर उन्होंने देश का सबसे छोटा अशोक चक्र और तिरंगा बनाने की ठानी। करीब 3 से 4 दिन की मेहनत में इकबाल सक्का को सफलता हाथ लग गई और उन्होंने सबसे छोटा तिरंगा और अशोक चक्र बना डाला। इकबाल सक्का स्वर्ण शिल्पकार में महारत रखते हैं और सोने की छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर करीब 100 से अधिक रिकॉर्ड दर्ज कर चुके हैं। मैंने कलाकृति बनी है विश्व की सबसे छोटी सोने का अशोक चक्र और तिरंगा झंडा। तो जो 15 अगस्त आ रही है, हमारे आज़ादी का जो दिन है, वो इसलिए मैंने बनी है
ये मैं अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ, बल्कि समर्पित कर चुका हूँ। सिर्फ 1 मिलीमीटर से भी छोटा है और बिगर लेंस इसको देख नहीं सकते हैं। और जो अशोक चक्र है वो 3 मिलीमीटर का है और सोने का इसमें जब हमने वेट करा तो उसमें वेट भी नहीं आ रहा, बिल्कुल कह सकते हैं आप कि हवा से भी हल्का ये तिरंगा है और हवा से हल्का ये जो अशोक चक्र है। इकबाल सक्का द्वारा बनाए गए अशोक चक्र का वजन 0.0 मिलीग्राम है। इसका अर्थ है कि यह हवा से भी हल्का है, जिसे 24 तिल्लियों से बनाया गया है। इसके साथ ही एक तिरंगा झंडा भी बनाया गया है जो महज 1 मिलीमीटर है। इकबाल सक्का का मानना है कि जैसे देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, उसी की तरह ये सबसे छोटा अशोक चक्र भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। यही नहीं, इकबाल सक्का चाहते हैं कि इस सबसे छोटे अशोक चक्र को पर्यटन स्थल उदयपुर में ही सूचना केंद्र पर सभागार में पर्यटकों के देखने के लिए रखा जाए। तो मैं चाहता हूं कि जो हरियाणा में लगा हुआ है उसी तर्ज पे ये हमारे उदयपुर राजस्थान के शहर में भी इसको लगाया जाए, जहाँ पे जैसे पर्यटक आते हैं वहाँ पे लगाया जाए, या सूचना केंद्र का सब जो सभागार है वहाँ पे लगाया जाए। इसके लिए मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको और सूचना और प्रसारण मंत्री हैं उनको मैंने पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि इन जगह पे इसको लगाया जाए। इकबाल सक्का सोने की छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर पूरी दुनिया में उदयपुर का नाम प्रसिद्ध कर चुके हैं। यही नहीं, विश्व रिकॉर्ड को प्रमाणित करने वाली कई किताबों में इकबाल सक्का के रिकॉर्ड दर्ज हैं और वो लगातार अपने रिकॉर्ड की संख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। भूंगड़ा थाना में एसीबी की कार्रवाई। थाना अधिकारी गणपत लाल वसीटा को ट्रैप किया गया। माही डैम चौकी प्रभारी राजेंद्र को भी ट्रैप किया गया। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। बांसवाड़ा एसीबी एएसपी ऋषिकेश मीणा ने यह जानकारी दी है। तो बांसवाड़ा में आज ये कार्रवाई हुई। भूंगड़ा थाना में एसीबी की यह कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी गणपत लाल वसीटा को ट्रैप किया गया रिश्वत लेने के आरोप में। साथ ही माही डैम चौकी प्रभारी हैं, चौकी इंचार्ज हैं राजेंद्र। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एसओजी ने पेपर लीक प्रकरण में 3 और आरोपियों को पकड़ा है। हरेंद्र सिंह गुर्जर, दीपक मेहता, योगेश कुमार सिंह को दबोच लिया गया है। एसओजी ने 19 अगस्त तक तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया। दौसा जिला जेल में जेल प्रहरी है हरेंद्र सिंह गुर्जर। अजमेर जेल ट्रेनिंग सेंटर में जेल प्रहरी है दीपक मेहता। कोटपुतली उपजेल में जेल प्रहरी है योगेश कुमार सिंह। ऑनलाइन परीक्षा में पहले ही हासिल कर लिया था पेपर, यानी ये तीनों ही जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक में अजमेर जेल ट्रेनिंग में दीपक मेहता। स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुलभ बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए आज राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई। बजट घोषणा के अनुरूप चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत अब तक प्रदेश में 3 करोड़ 84 लाख से ज्यादा लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग को सुनिश्चित कर रही है। इसी दिशा में चिकित्सा विभाग ने बजट घोषणा के अनुरूप प्रदेश में राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया है। इससे चिकित्सा तंत्र तकनीकी रूप से तो मजबूत होगा ही, साथ ही आम जन को स्वास्थ्य सेवाएं लेने में भी आसानी होगी। इसके साथ ही डिजिटल कार्ड में मरीज की पूरी हेल्थ हिस्ट्री होगी। इस कार्ड से डॉक्टर्स को मरीज को पूरी जानकारी मिल पाएगी। डिजिटल कार्ड्स जो है ये 3.83 करोड़ लोगों को हमने ये कार्ड इशू हो गए हैं। इस कार्ड में क्या होगा कि अभी तो सरकारी हॉस्पिटल के साथ हमने शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि आप जब कभी भी आप जाएंगे कोई भी हॉस्पिटल में, इसमें आपका पूरा डेटा, जहाँ कहीं भी आप गए हैं, आपने क्या दवाई दी, क्या प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया, क्या आपका उपचार हुआ, वो जो है इसके अंदर आपका जहाँ जाके आप इसको करेंगे आपके डॉक्टर को मालूम पड़ जाएगा आप कहाँ कहाँ गए, आपको क्या।
अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 3,84,00,000 से ज्यादा लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है। इस लिहाज से राजस्थान देश में 7वें स्थान पर है और हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री में 30 जबकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में राजस्थान 6ठे स्थान पर है। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें 1.0 तो अभी चल रहा है, आप सब जानते हैं, और 2.0 पर अभी काम चल रहा है, उसका टेंडर फ्लोट हो गया है। तो क्या है कि एक तो कि हर नागरिक के पास कार्ड होगा और उस कार्ड के माध्यम से जब वो अस्पताल में जाएगा और अस्पताल भी उस कार्ड के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो एक तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया और एक नागरिक हो गया। तो इधर हमने नागरिक के कार्ड बनाए, इधर हम हॉस्पिटल्स की तैयारी कर रहे हैं और इनको हम कहते हैं M1 कंप्लायंट हमने अभी कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा एक स्टेप है। तो अब इन दोनों के बीच जैसे जैसे ये इंटीग्रेशन होता जाएगा वैसे वैसे नवीन सुविधाएं जनता को मिलती रहेंगी। दरअसल IHMS को मरीजों की सुविधा के लिए लाया गया है। अब तक मरीज जिस डॉक्टर के पास जाता है वहीं उसको कई बार जांच करानी पड़ती है। इसके अलावा डॉक्टर्स को भी मरीज की हेल्थ हिस्ट्री का पता नहीं रहता है। ऐसे में कार्ड बन जाने से डॉक्टर आसानी से मरीज की हिस्ट्री जान पाएंगे। इससे एक और जहां पर मरीजों पर आर्थिक भार कम होगा तो वहीं अस्पतालों में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। ये खबर जोधपुर से है, जहां शिष्या के यौन उत्पीड़न मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मिली है। आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई ले जाया जाएगा। आसाराम की यात्रा को देखते हुए एम्स से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। वहीं जोधपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक के मुताबिक आने जाने और सुरक्षा कर्मियों का पूरा खर्च आसाराम वहन करेगा। बता दें कि 9 अगस्त को आसाराम के हार्ट में समस्या होने के बाद उसे जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया था। खुद के उपचार के लिए तबीयत ठीक नहीं होने और लगातार एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके उपचार के लिए इनके द्वारा माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगाई गई थी एप्लीकेशन, और जिसके आधार पर उनको 7 दिन का आपात पैरोल खुद के तबीयत को इलाज के लिए मिला है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको वहाँ पर उपचार के लिए माधवबाग जाने के लिए, उपचार के लिए, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो भी खर्च होएगा वो पुलिस द्वारा इनको बता दिया जाएगा और उसके पश्चात ये खर्चा जमा कराने के पश्चात इनको पुलिस गार्ड उपलब्ध कराई जाएगी। ये डिसीजन है। तो आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिली है। ये अपने इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। फिलहाल हरी झंडी का इंतजार है और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है, जिस जेल में बंद है उनके जेलर ने बताया कि आसाराम अपने खर्चे पर ही इलाज करवाएंगे, यानी कि जितने संसाधनों पर खर्चा आएगा उनके आने जाने में, पुलिस सुरक्षा के अंदर जो खर्च आएगा उसे भी आसाराम वहन करेंगे। 7 दिन की पैरोल मिली है हाईकोर्ट के जरिए। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा से राजस्थान में भारी गुस्सा है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बुधवार को बाजार बंद रखा गया। साथ ही कई जिलों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कई जगह मौन जुलूस निकालकर नाराजगी जताई गई। आगे लाओ, आगे लाओ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा। भारत में उबला लोगों का गुस्सा। शहर शहर प्रदर्शन, भारी बवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा कब थमेगी? बांग्लादेश की नई सरकार कब दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेगी?
कब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित होंगे? ये वो सवाल हैं जो भारत के हिंदुओं को भी चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और देश भर में बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, अत्याचार को लेकर देश में हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार और मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर राजधानी जयपुर में कई जगहों पर आक्रोश जताया गया और कई इलाकों में बाजार बंद रहे। लोगों ने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया और रैली निकालकर अपना विरोध जताया। कई हिंदू संगठनों की ओर से सांगानेर स्टेडियम से आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया गया। प्रदेश में हुए हिंदू पर अत्याचार के विरोध में आज जयपुर शहर में सर्व हिंदू समाज की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर यह आक्रोश रैली इस वक्त बड़ी चौपड़ से गुजर रही है। जोड़ी बाजार से होते हुए सैकड़ों हजारों की संख्या में हिंदू सर्व हिंदू समाज के लोग, संत समाज, उसके अलावा जयपुर शहर के विधायक, सांसद, तमाम महापौर यहाँ पर इस वक्त इस आक्रोश रैली में निकल रहे हैं। सबसे पहले आज रामलीला मैदान में ये रैली एक सभा हुई थी। उसके बाद ये सभा वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और वहाँ पर आक्रोश जताया गया कि सभी ही पूरा देश, पूरा राष्ट्र बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में है। और उसके बाद ये सभा वहाँ पर रैली के रूप में संपन्न हुई और इसके बाद करौली जिले में हिंदू समाज की ओर से बाजार बंद रख विरोध जताया गया और शहर के नगाड़ खाना दरवाजे से स्वामी विवेकानंद पार्क तक आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें कई धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, पूर्व सैनिक, युवा, बच्चे और बुजुर्ग हाथों में तिरंगा और केसरिया ध्वज और विरोध के नारे लिखी तख्तियां हाथों में थामे नजर आए। राजसमंद में भी लोगों और हिंदू समाज के आह्वान पर दोपहर तक बाजार बंद रहे, जिसका शहर के लोगों और व्यापारियों ने भी समर्थन किया। वहीं इसके बाद लोगों ने भारत माता की जय के नारे के साथ आक्रोश रैली निकाली और कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्र को बचाएं ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित हो, जल्दी से जल्दी निर्णय ले ताकि यह देश सुरक्षित हो। यह अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं है। हमने अभी कई वर्ष पहले पूर्व देखा, कश्मीर में जो अत्याचार हुआ, आज भी लोग पीड़ित हैं, वह सुरक्षित नहीं है। वहीं अजमेर में भी लोगों ने बाजार बंद रखा और सावर केकड़ी गेट के पास हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए और जुलूस निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। निश्चित रूप से बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है और तो और जिनकी डेथ हो चुकी उनकी भी इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हिंदू समाज पूरे केकड़ी क्षेत्र में रोज परसों के दिन केकड़ी में ज्ञापन दिया गया, केकड़ी बंद रहा और कल सरवाड़ बंद रहा, आज सावर बंद है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने भी पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल वो चौमू में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अराजकता है। बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है उसकी कल्पना की जा सकती है कि वहाँ पर हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। वहाँ अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ तक कि वहाँ का जो शासन जिसके हाथ में था उसको भी भाग करके दूसरे देश में शरण लेनी पड़ रही है। इससे ज्यादा अराजकता की स्थिति क्या हो सकती है? बता दें, बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले के 205 मामले सामने आ चुके हैं और यूनुस सरकार बेबस है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अब अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार है जब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। वहीं उन पर हो रहे नमस्कार।